हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आया था। आपको बोला था पहले से कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के 1955 की जो धाराएं हैं उसके जो विस्तृत अध्ययन, यानी कि 1955 के जो भी अधिनियम बनता है उसके सभी धाराओं को आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही उस धारा में जो छोटे छोटे जो टॉपिक बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ऐड करके थोड़ा सा इसका विस्तृत अध्ययन भी करा दूंगा। उसके बाद दोस्तों, इसके लास्ट में मैं आपको 13 से 14 क्वेश्चन का जो आपके लिए एक MCQs की बनाया हूँ, तो फिर आप उसको भी देख कर समझ सकते हो। दोस्तों, आज से लगभग 6 दिन बाद जो है इसका एग्ज़ाम होना है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है और जो है 12 है, 13 है, 19 का जो आप लोगों को अभी ऐसे ही कराऊंगा, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 30 नंबर पक्का करने के लिए। तो इसलिए हमारे वीडियो पर पूरे बने रहें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके लिए मैं इसी तरीके से जब भी वीडियो लाऊं तो आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन पहला हमारा जाता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो थोड़ा आराम से होगा, इसलिए आप लोग अच्छे ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अंक जो है 30 नंबर का सवाल है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या है यहाँ पर देखना, सबसे पहले क्या लिखा हूँ, प्रस्तावना है। इसमें क्या है कि संविधान की अनुच्छेद 369 यानी कि 369 द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के संबंध में संसद को सख्त किया गया है। आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1946 इसलिए 26 जनवरी 1955 तक सीमित था। अध्यादेश को परिवर्तित करने के लिए बिल को कुछ जो वस्तुओं में व्यापार और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने हेतु संसद में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, क्योंकि कोई भी जो बिल होता है वहाँ एक सदन में नहीं चलता, लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों में जाकर पास होता है, तब जाकर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब जाकर वहाँ अधिनियम बनता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किए गए आवश्यक वस्तु के बिल को राष्ट्रपति की सहमति 1 अप्रैल 1955 को प्राप्त हुई। यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति अगर सहमति दे देता है दस्तखत के माध्यम से, तो ये समझ जाना कि उसी दिन से यहाँ अधिनियम लागू हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में देखो 1955 की जो अधिनियम है, इसमें कुल मिलाकर जो है 16 धाराएं हैं। साथ ही इसकी कुछ जो है उपधाराएं भी हैं, और जो है एक अनुसूची है जो आपको बीच में बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखते हैं यहाँ पर जो धारा प्रथम है, धारा पहला है, जिसमें कहा गया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। दोस्तों, धारा 1 में सिर्फ 2 चीज़ के बारे में कहा गया है, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और साथ ही इसका विस्तार क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, और इसका जो विस्तार है संपूर्ण, और लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 1955 को लागू किया गया है पूरे भारत देश में। अब इसके बारे में देखते हैं इसका सेकंड धारा। देखो, यहाँ पर आप लोग थोड़ा धाराओं को क्लियर करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो धारा से संबंधित है। जैसे कि पूछ सकते हैं कि जो 1955 का जो अधिनियम है, इसका जो परिभाषा है या फिर विस्तार है कौन से धारा के तहत दिया गया है, तो फिर धारा 1 के तहत दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी धारा 2। तो धारा 2 में क्या दिया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं। तो परिभाषाएं बहुत सारी हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर व ऐसा अन्य अधिकारी जो इस स्तर से नीचे पंक्ति का ना हो। ठीक है, यानी कि कलेक्टर रैंक या फिर अपर कलेक्टर रैंक के जो अधिकारी होना चाहिए, इससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जिसे इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए, यानी कि कलेक्टर द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है, कलेक्टर उसको नियुक्त करता है। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है कि खाद्य फसलें जिनके अंतर्गत गन्ने भी आते हैं। खाद्य फसलें जिनके अंतर्गत गन्ने भी आते हैं, गन्ने से कई क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि खाद्य फसलें जिनके अंतर्गत गन्ने भी आते हैं। अधिसूचित आदेश प्रपत्र में अधिसूचित आदेश है। साथ ही यहाँ पर लिखा है चौथा पॉइंट, चीनी के प्रकार, इसमें चीनी के भी प्रकार दिए गए हैं, जैसे जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, जैसे कि खांड सारी चीनी, भूरा चीनी, पीसी हुई चीनी या फिर चूर्ण चीनी। तो इसमें जो गन्ना और चीनी से संबंधित जो भी बनता है वह भी इसके परिभाषा के अंतर्गत आता है, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। इसके बाद देखते हैं
धारा 2, ये देखो यहाँ पर क्या है, धारा 2 है, ठीक है। तो धारा 2 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की घोषणा की गई है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा की गई है। यहाँ पर क्या दिया था, परिभाषा दिया गया था कि क्या क्या हो सकता है, मतलब कलेक्टर द्वारा जो प्राधिकारी है उसको नियुक्त करता है, और वहाँ क्या क्या है इसमें यहाँ पर देखते हैं कि आवश्यक वस्तु जो कि धारा 2 के क में है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा। अब देखो, केंद्र सरकार को लोक हित में आवश्यक वस्तु की घोषणा करनी पड़ती है। मैंने पहले बताया था कि जो आवश्यक वस्तु की घोषणा है वहाँ केंद्र सरकार करता है, ना कि राज्य सरकार करता है, ठीक है। तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा वह ऐसा कर सकती है। एक ये बता देता हूँ कि यहाँ पर चल रहा है अधिनियम, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का, जो केंद्र शासन के द्वारा जारी किया गया है। अगर इसी चीज़ को अगर पढ़ाता मैं छत्तीसगढ़ खाद्य जो अधिनियम है 2012, तो फिर इसको जो है राज्य सरकार कर सकता है। तो अभी जो है 1955 का अधिनियम यानी कि केंद्र है, तो फिर केंद्र जो है इसका आदेश जारी कर सकते हैं, घोषणा जारी कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि उक्त सूची में किसी वस्तु को जोड़ सकते हैं या फिर उक्त सूची में किसी वस्तु को हटा सकते हैं। यह दोनों जो प्रक्रिया करने का प्रावधान है वह केंद्र सरकार के हाथ में है। उसके बाद देखते हैं अधिसूची। मैंने आपको पहले बताया था कि धारा 16 है और जो अनुसूची 1 है, तो अनुसूची 1 को जो है मैंने बीच में डाला है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जो अनुसूची 1 है यानी कि एक ही अनुसूची है, उसके धारा 2 के क की आवश्यक वस्तु है। अभी यहाँ पर बताया था आपको धारा 2 के क आवश्यक वस्तु की घोषणा केंद्र सरकार करती है, लेकिन वहाँ वस्तु क्या क्या है उसको जो है अधिसूची में डाला गया है। अब यहाँ से देख सकते हो क्या क्या जो आवश्यक वस्तु है। औषधि, इसमें क्या है, वनस्पति द्वारा प्राप्त औषधि पूर्ण पौधे या फिर फल, यानी कि औषधि वनस्पति द्वारा प्राप्त जो औषधि युक्त है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या चलते हैं, हर्रा चलता है, ठीक है, और जो है तुलसी है, ये क्या है, औषधि पूर्ण पेड़ है, जैसे कि एलोवेरा है, ठीक है, या फिर गिलोय है, ये सब जो है औषधि पूर्ण वृक्ष है या फिर पेड़ है। तो इसको शामिल किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में। और उर्वरक, चाहे वह कार्बनिक हो या फिर अकार्बनिक या मिश्रित हो, यानी कि उर्वरक होना चाहिए, चाहे वह केमिकल युक्त हो या फिर गोबर खाद के द्वारा होना चाहिए। साथ ही खाद्य पदार्थ जिसमें दलहन, तिलहन और तेल भी शामिल होते हैं। पूर्णतः कपास से बने सूत वस्त्र, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पर क्या बोला गया है, पूर्णतः कपास से बने सूत। अगर नायलॉन वाला पूछता है तो फिर यहाँ नहीं आएगा, प्लास्टिक से बना कोई चीज़ नहीं आएगा। यहाँ पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बना हुआ उत्पाद के बारे में कहा गया है, ठीक है, और कच्चा जूट जिससे टेक्सटाइल। उसके बाद है खाद्य पदार्थ, जो खाद्य फसलों तथा वनस्पतियों के बीज का वर्णन है, और पशु चारे के बीज, जूट बीज और कपास बीज। तो फिर आप जो है इसके जो आवश्यक वस्तु की सूची है आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसमें से जो 1-2 क्वेश्चन तो पक्का है आएगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ ऐसे हैं जिसको आपको प्रश्न पूछे जाएगा ही जाएगा। तो फिर इसके बाद देखते नीचे क्या है कि धारा 3, तो धारा 3 में क्या बात कही गई है कि आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन, प्रदाय और वितरण को नियंत्रण। दोस्तों इस टॉपिक में टोटल जो मुख्य पॉइंट बनता है धारा 3 के अधीन है, ठीक है। धारा 3 को बहुत बार जो है पूछा गया है, तो फिर आप इसके बारे में थोड़ा देख लेना कि केंद्र सरकार अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और कीमतों की संतुलन लाने के लिए ऐसे वस्तु के व्यापार वाणिज्य के विनियमन और प्रतिषेध के लिए उपबंध बना सकती हैं। तो कौन बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। साथ ही केंद्र सरकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस अधीन जो धारा के अधीन किया गया हर आदेश किए जाने के पश्चात जो यथाशक्य शीघ्र संसद में पेश करना है। देखो यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार जो है आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के संबंध में जो है केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, और निर्णय लेने के बाद जो उपबंध बनाने के बाद उस उपबंध को जो है यथाशक्ति यानी कि जितना जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों में इसको सक्षम रखना है, यानी कि पेश करना है। उसके बाद देखते हैं धारा 4। तो धारा 4 में कहा गया है कि राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण आदि, यानी कि देख केंद्र सरकार जारी करता है, लेकिन केंद्र सरकार थोड़ी बांटेगा पीडीएस के माध्यम से, वो राज्य सरकार की जवाबदारी है। तो फिर धारा 4 में राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण किया गया है। इसमें कहा गया है कि धारा 3 के अधीन दिया गया कोई आदेश, ठीक है, धारा 3 के तहत ही आदेश देगा, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकेगा, उन पर कर्तव्य अधिरोपण कर सकेगा, और ऐसे किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी
राज्य सरकार या उसके अधिकारियों और प्राधिकरण के लिए निर्देश भी दे सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि केंद्र सरकार जो आदेश जारी करेगा तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त जो अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण हैं, वह इस संबंध में निर्देश दे सकेंगे। उसके बाद धारा 5 के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि शक्तियों का जो है प्रत्यायोजन, शक्तियों का जो प्रत्यायोजन है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसे शर्तों के अधीन यदि कोई जो उस जो निर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2 पॉइंट क्या दिए गए हैं कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या फिर राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी जो विनिर्दिष्ट हो। समझ गए यहाँ पर कि जो केंद्र सरकार का अधिकारी हो या फिर राज्य सरकार के अधिकारी हो, इन लोगों को शक्तियों का जो है प्रत्यायोजन किया गया है। उसके बाद धारा 6 में क्या कहा गया है कि अन्य अधिनियमितों के असंगत आदेशों का प्रभाव। इसमें धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित के आधार पर प्रभावी लिखित से उसमें असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव रखेगा। यानी कि कोई भी बात है उसका जो असंगत है फिर भी वह बात जो है प्रभावपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं धारा 6 के जो क में क्या कहा गया है। धारा 6 के क, इसमें खाद्यान्नों जो खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों का अधिग्रहण किया गया है, जो अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, जहां आवश्यक वस्तु के संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अधिकृत की जाती है, वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट युक्तियुक्त बिना विलंब के उस जिले या प्रेसिडेंट नगर जिससे ऐसे आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाना है कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो खाद्यान्नों या फिर खाद्यान्न तेल है या फिर खाद्य तेल है उसके जो अधिग्रहित की जाती है तो फिर उसको जो है कलेक्टर को प्रेषित किया जाना है। उसके बाद है धारा 6 के ख में का उसके बाद जो धारा 6 के ख में कहा गया है कि खाद्यान्नों आदि के अधिग्रहण से पूर्व दर्शित करने की सूचना का दिया जाना। यानी कि जो सूचना है उसको दिया जाना है। किसे दिया जाना है, यहाँ पर देखते हैं किसी आवश्यक वस्तु जैसे कि पैकेज है, आवेस्ट है, पात्र है, पशु है, गाड़ी है, जलयान या फिर अन्य परिवहन का अधिग्रहण करने वाला कोई आदेश धारा 6 के क में अभी बताया था धारा 6 के क का, तो वहाँ पर अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना नहीं देगी। जब तक आपको जो है जानकारी जो लिखित रूप से सूचना नहीं दी जाएगी कि किसी भी वस्तु का किसी भी जो दर्शित करने वाली जो सूचना है उसका जो है लिखित रूप से सूचना देना पड़ेगा। इसमें कहा क्या गया है, एक बार और देख लेते हैं कि खाद्यान्नों के जो अधिग्रहण करना है उसके लिए जो लिखित सूचना देना पड़ेगा। बिना लिखित सूचना के किसी भी खाद्यान्नों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 6वां के ग में धारा 6 के ग में अपील है, इसमें क्या कहा गया है, एक अपील है। इसके आधार पर किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किसी भी जैसे कि कोई आदेश जारी करता है तो उससे व्यथित कोई भी व्यक्ति जैसे कि आदेश से व्यथित व्यक्ति है तो ऐसे आदेशों की अपने संसूचना की तारीख से 1 माह के भीतर, यानी कि उसको अगर सूचना मिलता है तो उसके 1 माह बाद तक से न्यायिक प्राधिकरण अपीलार्थी को सुने जाने के अवसर के पश्चात उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई पुष्ट हुए जो करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वहां उचित समझे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसका मेन पॉइंट समझते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है जो व्यथित रूप से है उस सूचना के बारे में, तो उसके बारे में अपील करने का जो समय रहता है 1 मास का रहता है, 1 माह का समय रहता है आपके जो अपील करने का। उसके बाद 6वां धारा 6 के जो घ है उसमें हम देखते हैं कि अधिग्रहण के अधिनिर्माण का अन्य जो है दंडों में बाधा न करना। ठीक है, यहाँ पर दंड रहेगा में बाधा न करना। कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधिनिर्णय किसी ऐसे दंड के लिए जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका उस द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन मांगी है। उसके बाद देखते हैं धारा 6 के ड में कि कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन है। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे आवश्यक वस्तु पैकेज, आवेस्ट पात्रक, पशु, गाड़ी, जलयान या परिवहन के कब्जे, परिधान, व्ययन या निर्मोचन या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी। नेक्स्ट है
धारा 7, तो धारा 7 में क्या कहा गया है, इसमें जो है शासितों के जो बारे में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ठीक है। अगर धारा 3 में क्या कहा गया है, मैंने पहले बताया था कि धारा 3 में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के संबंध में जो केंद्र सरकार जो है इसके बारे में निर्णय लेता है या फिर जो भी आदेश जारी करता है, तो उसके उल्लंघन में, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए क्या है कि प्रति निर्देश की दशा में कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है, उसको जो है 1 वर्ष तक की सजा मिलेगी अगर गलती पाया जाता है, साथ ही उसको जुर्माना दे होगा, या फिर जो अन्य आदेश है या फिर विशेष जो आदेश रहेगा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कारावास में जिसकी अवधि 3 मास से कम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 मास का होना चाहिए, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकती है, यानी कि 3 मास से 7 वर्ष तक से इसके जो कारावास हो सकते हैं, साथ ही इसके साथ जो जुर्माना भी लगेगा। यहाँ पर स्पष्टीकरण भी किया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए सरकार से वह सरकार अभिप्रेत जिसने धारा 3 के अधीन संयुक्त आदेश किया था अथवा जहां ऐसा आदेश किसी सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया गया था वहां सरकार अभिप्रेत है, ठीक है, तो वहां सरकार जो है अभिप्रेरित है। मतलब जो अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसको जो है कम से कम 2 धारा है, एक तो जो है प्रति व्यक्ति जो है मतलब जो प्रति निर्देश की दशा में जो कारावास की अवधि कितनी ही 1 साल के लिए है, या फिर जो अन्य आदेश है, अन्य आदेश का मतलब है कि अगर आपको जो प्रावधान किया गया है, जो उल्लंघन किया गया है वह अगर कुछ बड़ा हो, अगर आपने कुछ उल्लंघन कुछ ज़्यादा ही किया गया है तो फिर आपको जो है 3 मास से 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही उसे जो जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या कहा गया है कि प्रयत्न और दुष्प्रेरणा, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, यह समझ जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है स्पष्ट रूप से, धारा 3 के अधीन जो आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो यह समझ जाएगा कि उस आदेश का उल्लंघन किया है, और उस आदेश का उल्लंघन किया है वह समझ जाएगा और उसके लिए उसको दंड जो मिलेगा उसको लेने के प्रावधान भी है, दंड उसको मिलेगा ही। उसके बाद धारा 9 में क्या कहा गया है कि मिथ्या कथन, ठीक है, धारा 9 में क्या है, मिथ्या कथन। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी जानकारी देगा जो किसी सारवान विशिष्ट मिथ्या हो या जिसके मिथ्या होने का ज्ञान हो या विश्वास करने के लिए उसके पास या किसी सही होने पर उसे विश्वास न हो तो वहाँ कारावास से किसी जो अवधि है 5 वर्ष तक हो सकती है, साथ ही उसको जुर्माना हो सकता है। यानी कि मिथ्या कथन, कोई भी आवश्यक वस्तु है उसके बारे में अगर मिथ्या कथन कहा जाता है तो उसको जो है 5 वर्ष तक से जो सज़ा हो सकती है, साथ ही जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद धारा 10 है जिसमें कहा गया है कि कंपनियों द्वारा अपराध, ये तो था व्यक्तियों द्वारा, ठीक है। अब मान लो जो कोई कंपनी द्वारा जो अपराध करता है तो फिर उसके बारे में लिखा गया है कि किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो प्रत्येक जो उस उल्लंघन के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी भी ऐसे उल्लंघन को दोषी समझे जाएंगे तथा उसने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के दंडित किए जाने की भी भागी होंगे। यानी कि देख इसमें क्या है, जो धारा बना गया है धारा 3 के आधार पर, है ना, तो उसके आधार पे अगर उस कंपनी के द्वारा उल्लंघन किया गया हो या फिर उस कंपनी में जो भी संचालन कर रहा हो, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ हो उस कंपनी में, तो वह सभी लोग जो है दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, जो दंड देने का प्रावधान किया गया है उसके जो कंपनी के लिए भी इसमें किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि धारा 10 के अंतर्गत क्या है, उसमें क्या कहा गया है कि अपराधों का संज्ञेय होना। यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ प्रश्न आता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि जो आईपीसी के तहत है 1973, किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दंडनीय हर एक अपराध संज्ञेय होगा। कोई भी अगर दंड करता है यानी कि कोई भी उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय है, तो दंडनीय है इसका मतलब यह नहीं कि उसका जो है बात को नहीं सुना जाएगा। तो फिर यहाँ एक जो अपराध है संज्ञेय है, जो न्यायालय के संज्ञेय में आएगा। उसके बाद धारा 10 के जो ख में कहा गया है कि न्यायालय की अधिनियम के
जो सिद्ध दोष कंपनियों के नाम, कारोबार तथा स्थान पर प्रकाशित करें। यानी कि जो कंपनी अगर कोई दोष पाया जाता है इसमें या फिर उल्लंघन किया है तो फिर धारा 10 के ख के तहत क्या कहा गया है कि उस कंपनी को या फिर जो उस कंपनी के जो खर्चे पर ऐसे समाचार पत्रों पर में या फिर देख, इसमें कहा गया है, स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि उस कंपनी का जो नाम है, उल्लंघन किया हो कंपनी का नाम जो उसी के खर्चे में समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जाएगा उस कंपनी का नाम कि इन्होंने उल्लंघन किया है, ताकि लोगों को पता चल सके। इसका सार बात यही है, यहाँ पर लिखा है कि समाचार पत्रों पे या फिर ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित कराया जैसे न्याय निर्दिष्ट दे, यानी कि जो न्यायालय जो भी निर्देश देगा तो उसी आधार पर उसको कराया जाएगा। उसके बाद है धारा 10 के ग में कहा गया है कि आपराधिक मना स्थिति को उपधारण, यानी कि इस धारा में आपराधिक मना स्थिति के अंतर्गत, मना स्थिति में देखो आपराधिक मना स्थिति है कि मन में सोच बनता है कि ये बंदा या फिर ये व्यक्ति जो अपराध करने वाला है या फिर उल्लंघन करने वाला है सरकार का आदेश को, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आशय मंतव्य किसी तथ्य की जानकारी और किसी तथ्य पर विश्वास करने का कारण है। इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य तभी साबित हुआ कहा जाता है जब उसका विद्यमान होना केवल अत्यधिक संभावना से सिद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद है धारा 11। तो धारा 11 में कहा गया है कि अपराधों का संज्ञान होना। इसमें कहा गया है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कर उस दशा की सेवाएं नहीं करेगा जिसमें किसी अपराध को गठित करने वाले लोक सेवक है या व्यथित कोई व्यक्ति या कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन, चाहे वह व्यक्ति या संगठन सदस्य भी क्यों ना हो, ठीक है। तो अपराधों का जो है संज्ञान किया जाएगा किसके माध्यम से? न्यायालय के माध्यम से। अच्छा, कौन से न्यायालय यहाँ पर किया जाएगा? तो फिर इस जो अपराध करता है तो फिर न्यायालय जो संज्ञान लेते हैं कौन से न्यायालय है? प्रथम मजिस्ट्रेट, प्रथम जो न्यायालय जो है, जो प्रथम न्यायालय है अपीली न्यायालय, तो उसके तरफ किया जाता है। यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय या फिर जो अलग से और जो रहता है, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो उसको नहीं, सिर्फ प्रथम जो अपीली न्यायालय है उसके तहत जो है अपराधों का संज्ञान किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं धारा 12, जिसमें कहा गया है कि जुर्माना के बारे में विशेष उपबंध है। दोष सिद्ध होने पर किसी व्यक्ति के बारे में 5,000, यहाँ पर 1000 रहेगा, से अधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करना महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैंने पहले बताया था कि प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो विधि समस्त होगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो कि आपको जो है प्रथम वर्ग के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको कहा गया हो कि आप इसके जो अपील है या फिर इसके जो संज्ञान है आप देखोगे, तो उसके तहत कहा गया हो तो फिर वहाँ जो है 5,000 रुपये से अधिक रुपये तक जो है जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट है धारा 12 के क में कहा गया है कि संक्षिप्तः विचारण की शक्ति है। अब देखो संक्षिप्तः विचारण की शक्ति क्या है, तो केंद्र सरकार के पास है। ये यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार शासकीय राजतंत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेशों को इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष आदेश को इस धारा के जो अधीन संक्षिप्त करने के लिए विशेष आदेश कर सकेगी, जिसे जारी करने के लिए पश्चात जो है यथाशक्ति शीघ्र संसद के दोनों जो सदन हैं वहाँ पर समक्ष रखेगी। यानी कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी धारा पर वहाँ संक्षिप्तः यानी कि उसको जो है छोटा कर सकता है या संक्षिप्त कर सकता है। इसके बारे में जो है वहाँ करने के बाद जो है यथाशीघ्र हो सके तो संसद के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा में इसको पेश करेगी। उसके बाद जो धारा 12 ख के अंतर्गत कहा गया है कि सिविल न्यायालयों द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना, यानी कि सिविल न्यायालयों के द्वारा जो है व्यादेशों का आदेश जो है दिया जाना है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय तब तक कोई आदेश नहीं दे सकेगा जब तक ऐसे आदेशों के लिए आवेदन की सूचना उस सरकार का अधिकारी को ना दे गई हो, ठीक है। यानी कि कोई भी जो आदेश है वह जारी तब तक नहीं करेगा जब तक कि आवेदन की सूचना उस सरकार या अधिकारी को दी गई नहीं हो। जब तक उस सूचना जो है सरकार के जो कर्मचारी है या फिर अधिकारी को जब तक नहीं दी गई है तब तक सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेश आदि का दिया जाना जो है विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय तक कोई आदेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है, आदेश नहीं देगा।
इसके बारे में ना, इसके बाद है लास्ट का कि धारा 13। धारा 13 में कहा गया है कि आदेशों के बारे में उपधारण। इसमें कहा गया है कि जहां कोई आदेश इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी व्यक्ति के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तात्पर्य। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आदेशों के बारे में जो उपधारणा है वहाँ जो है केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो धारा 14 में कहा गया है कि कतिपय मामलों में सबूत का भार होना चाहिए। किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है जो विधिपूर्ण जो प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा। ठीक है, तो उसी पर ही होगा, अनुज्ञा पत्र पर। उसके बाद धारा 15 में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए परित्राण। तो फिर इसका स्पष्ट वर्णन कहाँ पर है, यहाँ पर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वादा, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी ऐसे बात के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण सद्भावनापूर्ण की गई हो या फिर यानी आशयित हो। ठीक है, तो फिर कहा गया है कि अधिनियम की जो अधीन की कार्यवाही के लिए जो परित्राण है वहाँ धारा 3 के अधीन ऐसे कोई भी जो आदेश है उसका अनुसरण सद्भावपूर्ण हो तो फिर वहाँ परित्राण होगा। उसके बाद है धारा 15 के क में कहा गया है कि लोक सेवकों का अभियोजन है। जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो धारा 3 के अधीन जो किए गए आदेशों के अनुसरण में, उसके कर्तव्य के निर्वहन में, कार्य करने या जाने के लिए जो तात्पर्य कार्य करने के दौरान उसके द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो लोक सेवकों का अभियोजन करता है कौन सी धारा में, धारा 15 के काम में कहा गया है। उसके बाद लास्ट धारा हम देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद है धारा 16 में कहा गया है कि निरसन और व्यावृत्तियाँ। इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अध्यादेश जो है 1955 के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त कोई अन्य विधि, जहाँ तक कि ऐसे विधि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य नियंत्रण करती है या उसका नियंत्रण जो है प्राधिकृत करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो 16 धारा है, तो फिर 16 धारा कंप्लीट होते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, इसके डिटेल को आप लोग हो सके तो याद कर लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जो कि धारा के जो पॉइंट दिया गया है, धारा के जो पॉइंट दिए गए हैं वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है उसी से आएगा क्वेश्चन आपका। आप लोग इसको देख लेना फिर से कि धारा प्रथम में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार होगा। धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद धारा 2 के क्रम में जो आवश्यक वस्तु की घोषणा की गई है कि कौन कौन से जो आवश्यक वस्तु होगा। धारा 3 में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के नियंत्रण करना है। धारा 4 में राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण किया जाना है। तो इस तरीके से जितने भी धारा हैं आप उसको देख लेना। देखने के बाद जो है आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों समय कम है, इस हिसाब से मैंने इसका जो हेडिंग है यानी कि जो मेन पॉइंट है उसी को बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा धारा से ही पूछेगा। अगर बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो किसी भी से आराम से बन जाएगा, लेकिन धारा को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धारा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हम लोग वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो है आपको धारा को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हूँ, तो फिर आप देख लेना यहाँ पर। जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भारत में कब लागू हुआ, तो कब हुआ, 1 अप्रैल 1955 को लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद सेकंड कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार कहाँ तक हुआ है, तो यहाँ संपूर्ण भारत में है। मैंने पहले बताया था कि 1 अप्रैल 1955 को जब लागू किया गया था तो वो संपूर्ण भारत के लिए है, राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, वो सभी जो है क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद एक खाद्यान्न फसल में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले बताया था खाद्यान्न फसल में शामिल क्या है, जो आवश्यक हो, यानी कि जो गन्ना है वहाँ होना चाहिए। मैंने बताया था गन्ना भी शामिल है, और साथ ही उसकी जो चीनी है, जो 90% जो सुक्रोज होता है उसके अंतर्गत जो भूरी चीनी है या चूर्ण चीनी है उसको बताया था। लेकिन जो चाय है, कहवा है, कपास है, ये आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। उसके बाद है चौथा प्रश्न है कि आवश्यक जो वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में तहत अधिसूचना आदेश क्या अभिप्रेत है, मतलब शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश है।
ठीक है। जब शासकीय राजपत्र में जो अधिसूचित आदेश होता है तभी जाके यहाँ एक अधिनियम बनता है, नियम बनता है। उसके बाद 5वां है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है। तो राज्य सरकार में शामिल क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा जो राज्यपाल है या विधानमंडल है, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है, वहाँ सभी जो है राज्य सरकार में शामिल हो जाएगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है कि राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण करने का उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 4 में है। मैंने पहले बताया था, यहाँ पर धारा 4 देख लेते हैं एक बार। ये देखो, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण जो है वहाँ कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर की आवश्यक वस्तु की उत्पादन, प्रदाय और वितरण आदि के नियंत्रण का उल्लेख कहाँ पर है, तो धारा 3 में कहा गया है। जिसके 8वां नंबर प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। तो प्रत्येक अपराध जो संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, तो किसके आधार पर होगा, धारा 10 के क में कहा गया है इसको। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि अधिग्रहण के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति की ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की तय सीमा क्या है, तो फिर 1 माह के भीतर वहां अपील कर सकता है। उसके बाद है सभी प्रकार के अपराधों के जो विचारण किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसी के पास जो है सभी अपराधों का विचारण किया जाएगा। उसके बाद है जुर्माने की राशि एवं उसके प्रावधानों का उल्लेख किस अधिनियम में है, तो किस में है, धारा 12 के अंतर्गत कहा गया है। 12वां क्वेश्चन है कि आपराधिक मना स्थिति की अवधारणा का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो फिर आपराधिक जो मना स्थिति की जो अवधारणा है उसका धारा 10 के ग में कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, पूछ भी सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। मैंने पहले बताया था कि जो धारा मैंने बताया था उसके जो हेडिंग है, जो उसका पॉइंट है, आप उसी को याद करो। आप उसी को अगर याद कर लोगे ना, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। कन्फर्म जो आपके लिए बनना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है दोस्तों। उससे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने जो सामान्य अध्ययन का जीएस और रीजनिंग का, जो सामान्य अध्ययन का जीएस रहेगा वहाँ एसएससी सीजीएल है और सीएचएसएल है। साथ ही एसएससी का भी जो जीडी आरक्षक खुला है, तो उन सभी में सामान्य अध्ययन मैं आपके लिए लाऊंगा। और जो है रीजनिंग है वहाँ टोटल, यानी कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का, जैसे कि अभी जो है मार्च से शायद पटवारी का आने वाला है लगभग 300 पोस्ट, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है रीजनिंग का 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस रीजनिंग को देखना है। तो फिर आप रीजनिंग देखने के लिए तैयार रहना, और जो भी है मैं 21 फरवरी से स्टार्ट करूँगा। साथ ही इसका सामान्य अध्ययन ये मत समझना कि ये एसएससी के लिए है, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन रहेगा वह इंडियन जीएस से संबंधित रहेगा, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोनों जो चैप्टर चलेगा कंटिन्यू, तो आप उसको देखना। साथ ही छत्तीसगढ़ का जो जीएस है मैं उसको जो कंटिन्यू एक सीरियल वाइज जो बनाकर लाता रहूँगा, और उसके जो करंट अफेयर संबंधित है उसको बीच बीच में जो है अपडेट करता रहूँगा। तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही जो है अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों आपके लिए होमवर्क है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूध की स्थिति क्या है। ठीक है, मैंने वहाँ पर पहले बताया था कि जो आवश्यक वस्तु की सूची क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताया था। तो उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन लिया हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूध की स्थिति क्या है। इसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट बस दिया हूँ, आप लोग इसका हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, कि आवश्यक वस्तु में दूध आवश्यक वस्तु है या फिर दूध आवश्यक वस्तु नहीं है, इसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो को जो है लाइक करना और कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। उसके बाद जो है मैं कंप्यूटर का एक टॉपिक और लाऊंगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक कंप्यूटर का जो है 100 क्वेश्चन का मैं अभी कोर्स कराते रहूँगा। साथ ही इसका जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो 1955 का हो गया है, इसके बाद जो 12 है और जो है 13 है 19 का है भी, इन सभी को लाता रहूँगा। तो इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू।